सुबह का अलार्म बजते ही मेरी आँख खुल गई। मैं जो रात भर अलार्म बजने के डर से भर आँख सो भी ना पाई थी। अंकित जल्दी उठो, मैंने अंकित को आवाज़ दी। सुधा प्लीज़ प्लीज़ पहले एक कप चाय बना दो, तब उठ पाऊँगा, अंकित ने कहा। तो मैं फटाफट किचन में भागी और अंकित को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, अंकित अब जल्दी से तैयार हो जाओ, स्टेशन पहुंचने में भी तुम्हें कम से कम आधा घंटा लगेगा। इतना कहकर मैंने मेन गेट खोला, बाहर से अखबार लेकर आई और डस्टिंग में जुट गई। 15 मिनट में अंकित तैयार होकर आ गए। मैंने उन्हें गाड़ी की चाबी पकड़ाई और दरवाज़ा बंद करके अलमारी से अपने कपड़े निकाले और नहाने घुस गई। नहा कर आई तो बालों को जल्दी से ऊपर समेट कर क्लचर लगा लिया और किचन में नाश्ता बनाने के लिए भागी। एक तरफ कढ़ाई में घी डालकर सूजी भूनने रख दी और दूसरी तरफ कुकर में आलू उबलने रख दिया। पापा की पसंद को ध्यान में रखते हुए साबूदाना, आलू के बड़े और सूजी का हलवा नाश्ते में बनाने का सोचा था। तभी डोरबेल बजी, यानी ये लोग आ चुके थे। मैंने मेन गेट खोला और पापा के पाँव छुए। सुधा पहले एक कप कड़क चाय पिलाओ, फिर मैं नहाऊंगा और आकर नाश्ता करूंगा, पापा ने कहा। पापा जब तक नहा कर आए मैंने नाश्ता तैयार करके मेज पर सजा दिया था और फिर दिन का खाना बनाने में जुट गई। पापा आज आए थे तो अंकित ने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, लेकिन अंकित से किसी सहयोग की अपेक्षा कम से कम पापा के सामने तो नहीं कर सकती थी। इधर मैं सुबह से बेहाल काम में जुटी थी और उधर सोफे पर बैठकर दोनों पिता पुत्र बचपन और गांव गिराव के किस्से साझा करते हुए खूब हंस रहे थे। अंकित, एक काम तुमने बहुत अच्छा किया है कि खाना बनाने के लिए कोई नहीं रखा है, वरना तो आजकल शहर में ये एक नई बीमारी चल गई है और कोई चलन पहले शहर में शुरू होती है और फिर गांव में नई बहुएं भी वही नकल करके जिद करने लगती हैं, पापा ने अंकित से कहा। अंकित ने न हाँ में सिर हिलाया और न ना में ही एक धीमी सी हम कह के रह गए, जबकि मैं चाहती थी कि अंकित कम से कम मेरी प्रशंसा में 2 शब्द बोल दे या फिर खाना बनाने वालियों के पक्ष में ही कोई उजला सा तर्क दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पापा को और बल मिल रहा था। वे आगे बोले, आजकल की लड़कियां काम से बहुत जी चुराती हैं। तुम्हारी अम्मा जाने कौन से पहर आराम करती थी, मुंह अंधेरे ही सेवा टहल शुरू, सिलबट्टे पर मसाला पीसकर जब वो सब्जी छौके तो दुआर से अगल बगल के 2-4 घर तक महक फैल जाए। तुम्हें याद है अंकित, जब में हमारा तबादला कानपुर हो गया था तो हम तड़के सुबह निकलते थे और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हम बिना खाए घर से निकले हों। ऐसी ही तुम्हारी बुआ लोग रहीं जो घर से लेकर खेती बाड़ी तक सब काम बड़ी सफाई से कर लिया करती थी। हम तो तुम्हारी अम्मा की वजह से हमेशा घर की जिम्मेदारियों से मुक्त रहे बेटा। बड़े जीवट की औरत थी तुम्हारी माँ। पापा तब तक चुप नहीं हुए जब तक उनके फ़ोन पर कोई कॉल नहीं आ गई। रसोई और कमरे की दूरी ज़्यादा नहीं थी तो पापा की एक एक बात मेरे कानों में पहुंच रही थी, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वे सब मुझे सुनाने के लिए कह रहे थे। जिन बातों का वे तारीफ समझकर बयां कर रहे थे, वे बातें मेरे दिल दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट मार रही थी। काश मैं कह पाती कि पापा, अम्मा ने आपके लिए अपनी नींद, अपनी भूख प्यास सब वार दी, इसके बदले में आपने उन्हें क्या दिया। अपने अंतिम दिनों में भी अम्मा को आपके सुख की छांव नसीब न हुई, क्योंकि आपको अपना हर काम अम्मा के ही हाथों से करवाने में सुख मिलता था और ये बात आप बड़ी शान से सबके सामने बताते थे। फिर अम्मा को चाहे अपनी देह को धकेल धकेल कर आपके सभी काम क्यों न करने पड़े, आपको कहाँ कोई फर्क पड़ता था। उनके जाने के बाद फिर आप चाहे जितनी मर्जी शोक कर ले, पर जीते जी तो अम्मा को आपका जरा सुख नसीब न हुआ। खैर, जब तक पापा रहे मैं एक पाँव पर नाचती रही। सुबह की चाय से लेकर रात को दूध देने के बीच के नाश्ते, लंच, डिनर सभी में वैरायटी का ध्यान रखने की कोशिश करती। भारतीय परिवारों में आधा जीवन तो खाने में या खाने के बारे में सोचने में इतने हुए ही बीत जाता है, पर पापा के मुंह से तारीफ का एक बोल नहीं निकला।
हमेशा यही जुमला दोहराते रहते कि आजकल की लड़कियां सब रीति रिवाज परंपराएं भूलती जा रही हैं। आगे चलकर क्या होगा भगवान भला करे। इनके इस तरह के व्यवहार और रूखी बातों से मैं भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती। जैसे आदिवासियों को वो प्रथा की जब किसी पेड़ को उन्हें काटना होता है तो उसके चारों ओर खड़े होकर वे लोग उस पेड़ को दिन रात कोसने लगते हैं और फिर वो पेड़ कुछ दिनों में अपने आप सूख जाता है। लगभग यही मनोदशा मेरी भी होती जा रही थी। एक दिन मैंने शाम को पापा से कहा कि पापा, आज मेरी सहेली के बेटे का जन्मदिन है, मुझे शाम को जाना है। तो मैं पूरा वाक्य बोल पाती इससे पहले ही पापा बोल पड़े, तो आज रात में खाना हमें बनाना है। मैंने अपनी बात पूरी करते हुए उनसे कहा, पापा, मैं कह रही थी कि मैं रात का खाना बना चुकी हूँ, डाइनिंग टेबल पर खाना बनाकर रख दूंगी, प्लेट, कटोरी, ग्लास, पानी सब। अगर मुझे देर हो और आपको भूख लगे तो आप खाना निकाल कर खा लीजिएगा। मेरी बात सुनकर पापा और तुनक कर बोले कि हाँ, कुछ और काम हो तो वो भी बता दो, कर लूँगा। और एक व्यंग्यमयी हंसी में हंस दिए। उनकी हंसी में छिपा गुस्सा साफ साफ दिख गया मुझे, और मैं जितने अच्छे मन से तैयार हुई थी उतने ही बुरे मन के साथ सुरभि के घर चली गई। लौटकर आई तो अंकित भी घर आ चुके थे और खाना ज्यों का त्यों डाइनिंग टेबल पर रखा था और पापा अपने कमरे में लेटे थे। अंकित ने पापा को खाना खाने के लिए आवाज़ दी और पापा जब नहीं आए तो अंकित पापा की प्लेट लेकर उनके कमरे में ही चले गए और काफ़ी मन मुलव्वल के बाद पापा खाना खाने को तैयार हुए। सुधा, प्लीज़ आगे से थोड़ा ध्यान रखना, अंकित ने किचन में प्लेट रखते हुए कहा। तो मैं बिना अपराध के अपराध बोध में भर गई। रात के 3 बजे से मेरे पेट में थोड़ा दर्द सा हुआ तो मेरा दिमाग जरा ठनका और अंकित को नहीं उठाया। सुबह कहा कि अंकित डॉक्टर के यहाँ चलना है। सुरभि ने एक लेडी डॉक्टर का नाम बताया है। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद अपनी मीठी बोली से जब कहा कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट है। इतने दिनों से भरी हुई थी मैं और डॉक्टर के इन बोलों को सुनकर भर आई थी मेरी आंखें। लग रहा था कि उनके कंधे पर लगकर जी भर कर रो लूं और कर लूं अपना मन हल्का। आगे डॉक्टर ने मुझे और अंकित को समझाते हुए कहा कि आपका वेट और हीमोग्लोबिन दोनों कम है, इसलिए आपको बहुत एहतियात रखना पड़ेगा, तभी बच्चा सरवाइव कर पाएगा। शुरुआत के 3-4 महीने आपको आराम करना होगा, कोई भारी चीज़ नहीं उठानी है, खूब खुश रहिए और दवा के साथ पौष्टिक चीज़ें खाइए और अब अगले महीने दिखाने आइएगा। इतने दिनों के बाद मैं बहुत खुश थी, अंकित भी खुश थे। लौटते समय बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे और जब गड्ढा आता तो पूछते कि तुम ठीक तो हो। अंकित को अपनी परवाह करता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों से जिस उदासी ने मुझे घेर रखा था उसकी धुंध छटने लगी थी। घर लौटकर अंकित ने पापा को ये खुशखबरी सुनाई और बताया कि पापा, डॉक्टर ने थोड़े कॉम्प्लिकेशन बताए हैं तो सुधा को अपना ध्यान रखना होगा। पापा तुरंत अंकित की बात काटते हुए बोले कि अरे, ये सब आजकल के डॉक्टरों ने हवा बना दिया है। तुम्हारी माँ ने जिस दिन तुम शाम में पैदा हुए हो उस दिन तक पूरा काम किया। आज के डॉक्टर चाहते हैं कि ऑपरेशन से बच्चा हो तो उनकी कमाई हो। सारे अस्पताल आजकल कमाई के फेर में लगे हुए हैं। उनकी बात सुनकर मेरा मन कसैला हो गया कि आज के दिन तो खुशी के 2 बोल बोल देते। जाने ऐसी क्या बात थी कि पापा हम लोगों को देखकर चिढ़े चिढ़े से रहते थे। उन्हें लगता कि अंकित यहाँ शहर में रहकर घर से दूर हो गया है, मेरे कहने पर अनाप शनाप खर्चे करता है। उन्हें क्या बताएं कि जो सामान उन्हें लग्जरी लग रहा है दरअसल वो आज के समय की मांग है। एसी, कार, गीजर, ये सब उनकी नज़र में फिजूल खर्ची थी जो बेटा उनसे पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेता था। वो बीवी के कहे में आकर दोनों हाथों से पैसे उड़ा रहा है, जबकि हम दोनों ही जानते थे कि बड़े शहर में रहने के लिए हमारी तनख्वाह को हम कैसे बजट बनाकर खर्च करते थे। हाँ, ये बात तो थी कि वो बजट हम दोनों की आपसी सहमति से बनता था, उसमें पापा की कोई भूमिका नहीं थी। और अब तो पापा को एक नया विषय मिल गया था
तो पापा दिन में एक बार जरूर दोहरा दिया करते थे कि अंकित की पहली औलाद लड़का हो जाए तो बस वंश चल जाए, आगे भगवान की मर्जी। और ये बात कहते हुए ऐसे सांस छोड़ते कि अगर लड़की हो गई तो न जाने क्या कयामत आ जाएगी। पर मैं ईश्वर से यही मांगती थी कि हे ईश्वर, चाहे लड़का हो या लड़की, जो भी हो बस स्वस्थ हो। एक दिन मेरा जी बहुत भारी था तो अंकित ने कहा, सुधा कल सुबह तुम तैयार हो जाना तो मैं तुम्हें बुआ जी के यहाँ छोड़ दूंगा और ऑफिस से लौटते समय तुम्हें लेता आऊँगा। मैंने कहा एक बार पापा से पूछ लेते। अरे अब इसमें पापा क्या करेंगे? तुम बुआ जी को फ़ोन करके कह दो कि कल तुम वहाँ आ रही हो। अंकित बोले, आगरा जैसे शहर में एक ही तो ले देकर रिश्तेदार थी जो मेरी बुआ थी और मुझे बहुत मानती थी। बेलनगंज के पास ही बुआ रहती थी और वहीं से कुछ दूरी पर अंकित का ऑफिस था। जाते समय उन्होंने पापा को बताया तो पापा अपने कमरे में थे। मैं पापा का रिएक्शन देख नहीं पाई और अंकित को तो किसी के भाव पढ़ना ही नहीं आता। मैंने भी जाने की खुशी में इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि पापा को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था, या शायद दिन भर की चाकरी करने वाली एक परिचारिका जो दिन भर पापा खाना तैयार है, पापा चाय पी लीजिए की आवाज़ लगाती रहती थी, उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। शाम होते होते हम लौट आए थे। आते ही मैंने गैस पर चाय चढ़ा दी और अंकित से कहा कि पापा को चाय दे दे। फिर बुआ ने रात के लिए जो खाना बना कर रखा था वो डोंगों में पलट कर रख दिया। जब कपड़े बदल कर आई तो देखा पापा अखबार पढ़ रहे हैं और चाय वैसी की वैसी रखी हुई है। मुझे लगा कि पापा ने ध्यान नहीं दिया। पापा चाय ठंडी हो रही है। मैंने कहा, ये कोई चाय पीने का समय है? पापा रुखाई से बोले। मुझे थोड़ी शंका हुई कि पापा शायद बुरा मान गए हैं मेरे जाने का। मैंने अंकित से कहा तो अंकित ने ये कहकर कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है, उनका मन नहीं होगा चाय पीने का। मेरी बात अनसुनी कर दी। अंकित पापा के पास जाकर बैठ गए और उनसे कुछ बात करने लगे, जिसका कि पापा केवल हाँ में जवाब देते रहे। जब 8 बज गए तो मैंने अंकित से कहा कि खाना लगा दूं। अंकित माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए बोले कि पापा आइए खाना खाते हैं। सुधा की बुआ ने आपकी पसंद के भरवा करेले और मटर पनीर की सब्जी बनाकर भेजी है और साथ ही खीर भी है। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा है भाई। पर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, न अपनी जगह से टस से मस हुए। उन्होंने जब 1-2 बार और कहा तो पापा ने कहा, आज मेरा पेट भारी सा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है। बहू अगर चाहे तो मूंग की दाल की पतली सी खिचड़ी बना दे। मैं जो बस सोने के लिए बेड पर जाने की राह देख रही थी, उनकी इस बात से खींच के भर उठी और मन हुआ कि चिल्लाकर कह दूं कि मैं अब कुछ नहीं बना पाऊंगी, लेकिन यह न हो सका और मैंने अपनी सारी थकान को परे करते हुए कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी। अंकित और पापा ने तो खाना खा लिया, पर मेरा जी ऐसा उचाट हुआ कि गले से एक निवाला नहीं उतरा। डॉक्टर का कहा याद आया, पर जब मन दुखी हो जाए तो फिर किसी की नहीं सुनता और रसोई समेट कर माथे पर बाम लगाकर सो गई। सुबह फिर वही सिलसिला शुरू। दिन रात के तनाव से मेरा शरीर अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। लाख कोशिश करती पर चाहते हुए भी कुछ भी अनदेखा न कर पा रही थी। न तो मैं अंकित से कुछ कह सकती थी और न पापा से। आखिर एक सुबह पापा ने जब अंकित से कहा कि मेरा रिजर्वेशन करा देना, गांव में धान लगाना है, रोज फ़ोन आ रहे हैं। पापा ने जैसे ही ये कहा, मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। शायद एक आदर्श बहू को ये शोभा नहीं देता होगा, लेकिन अब मुझे इस आदर्श बहू के ढकोसले से चिढ़ होने लगी थी। मैं तो इतने दिनों से 2 घड़ी चैन की सांस लेने को भी तरस गई थी। रात में सोते समय भी अगले दिन के काम का तनाव मन पर भारी रहता था। जो दिन औरतों के जीवन में तमाम लाड़ और प्यार वाले होते हैं, उन दिनों में मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों के रूप में याद रखूंगी। पाँव में हल्की हल्की सूजन रहती थी, अंदर से कमजोरी महसूस होती रहती थी, पर चाह कर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अगले हफ्ते का टिकट मिला और मैं अपने शरीर को ढकेलती हुई समझाती रही कि बस कुछ दिनों की ही बात है और काम निपटाती रही।
इन दिनों वैसे भी भूख कम लगती, रसोई में उठती तेल की गंध मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, पर क्या करती, खाना खाया नहीं जाता। किसी तरह दवा खाने के लिए बस थोड़ा बहुत खा लेती। बाहर का खाना घर में आ नहीं सकता था, तो अब बस पापा के जाने की राह देखने के सिवा मेरे पास कोई और चारा न था। मैंने सोच लिया था कि पापा के जाने के बाद 1 महीने के लिए मथुरा अपने मायके चली जाऊंगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। पापा को छोड़ने के लिए अंकित स्टेशन जा पहुंचे थे। मैंने राहत की सांस ली और झट से जाके गाउन बदला और बिस्तर पर लेटते ही जाने कब गहरी नींद में सो गई कि अंकित ने डोरबेल बजाई, तो वो भी सुनाई नहीं दी। जब अंकित अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए तो खटपट की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुली। उन्होंने ही बताया कि उन्होंने 2-3 बार घंटी बजाई, मोबाइल पर रिंग किया और फिर मैं नहीं उठी। तब वो अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। अंकित, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने के लिए दे दो, मैंने कहा। तब अंकित ने मेरा माथा छुआ और बोले कि सुधा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने दवा बताई और कहा कि आप इन्हें कल सुबह आकर दिखा दें। सुबह मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी, हल्का हल्का पेट में दर्द भी हो रहा था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और कुछ और चेकअप किए। फिर अंकित को अंदर बुलाया। बेटा, मैंने आपको समझाया था कि आप अंदर से कमज़ोर हैं, आपको आराम करना है और आपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। आपकी लापरवाही की वजह से आपका मिस्ड अबॉर्शन हो गया है। अभी आपको एडमिट होना पड़ेगा और फिर आपको अबॉर्शन करना होगा। डॉक्टर अपनी बात कह रही थी और उनकी बात सुनते ही मेरी आंखों से इतने दिनों का रुका हुआ आंसुओं का सैलाब भर कर फूट पड़ा था। डॉक्टर को मेरी मनोस्थिति का अंदाज़ा था। उन्होंने बड़े प्यार और अपने मनपन के साथ मुझे समझाया और फिर मेरी देह से मेरे अंश को निकालने के लिए सिस्टर को बुलाकर हिदायतें देने लगी। मुझे एडमिट कर लिया गया और सारी ज़रूरी औपचारिकताओं के बाद फिर डॉक्टर ने मेरा अबॉर्शन कर दिया। रात में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते समय उन्होंने दोबारा मेरा चेकअप किया और अंकित को बुलाकर दवा और मेरा ख्याल रखने को लेकर ज़रूरी बातें समझाई। मैं खाली लुटी पिटी सी घर चली आई। पापा को जब पता चला तो उन्होंने मुझे सांत्वना देने के लिए फ़ोन भी नहीं किया। बिस्तर पर लेटे लेटे ही अंकित से बोली कि अंकित, अब तो तुम्हारे पापा खुश होंगे कि मैंने अपनी गोद सूनी कर दी, लेकिन तुम्हारे पापा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंकित की आंखों में आंसू थे और वे मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे, पर इससे क्या हासिल होगा। अब देह और मन के स्तर पर जो चोट कष्ट मिला था उसकी भरपाई अब किसी भी तरह संभव नहीं थी। मैंने उदास स्वर में अंकित से कहा कि अंकित, कुछ दिनों के लिए मैं अपनी मम्मी के पास जाना चाहती हूँ। शायद माँ के पास मेरी इस पीड़ा का कोई मरहम हो। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।